हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम बात करेंगे एडिटिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। समझिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। हमने डाटा कलेक्ट किए हैं। ये जो डाटा कलेक्ट किए हैं, क्या ये डाटा हमारे लिए सीधे यूज करेंगे या उससे पहले कुछ एडिट करेंगे? तो ये डिपेंड करता है कि हमने डाटा जो कलेक्ट किए हैं वो किस तरीके से किए हैं। अगर आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया तो नॉर्मली आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे 200 स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो मैं 200 स्टूडेंट से वही डाटा कलेक्ट करूँगा जो मेरे रिसर्च के अंदर ज़रूरी है। लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है, मुझे ये चीज़ चेक करनी होगी कि जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है क्या वो रिलायबल है या नहीं है। सर, रिलायबल है या नहीं है मतलब ऐसा तो नहीं जैसे मैंने क्वेश्चनियर के जरिए जो है वो उनसे डाटा कलेक्ट किए, तो मैं ये तो चेक करना चाहूँगा कि उन्होंने जो क्वेश्चंस के आंसर भरे हैं क्या वो उन्होंने देख देख के भरे हैं या बिल्कुल आंख बंद करके टिक मारे हैं। जाहिर सी बात है। वहीं पर अगर मैं सेकेंडरी डाटा है उसको अपना बेस बना रहा हूँ, तो उस केस के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी डाटा में जिसने पहली बार डाटा कलेक्ट किए थे उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाटा कलेक्ट किए थे और उससे मैं अपने रिसर्च के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो भी मुझे एडिट करना पड़ेगा। लाइक मैं आगे वाले जो है स्टूडेंट जो आगे बैठा है मेरे, उससे चीटिंग करके अपना आंसर लिख रहा हूँ। आगे वाले ने मान लीजिए फ्रेंड के ऊपर ऐसे है या फादर के ऊपर ऐसे है, तो उस केस के अंदर जो आगे वाला ऐसे लिखेगा उसे एज इट इज़ मैं मेरा फ्रेंड मैं कॉपी नहीं कर सकता कि वो कह रहा है कि मेरा फ्रेंड ये है तो मैं उसे एज इट इज़ तो कॉपी कर नहीं सकता, तो मुझे कुछ तो उसमें एडिट करना होगा कि भाई फ्रेंड का नाम वगैरह चेंज करना होगा। जो भी जिस तरीके से भी मामला होगा वो मुझे क्या करना होगा, मतलब चीटिंग कर सकते हैं लेकिन चीटिंग करते वक्त भी मुझे दिमाग तो इस्तेमाल करना होगा। वैसा वैसा सेकेंडरी डाटा के अंदर जिसने डाटा कलेक्ट किए थे ओरिजिनली, मान लीजिए उन्होंने सेंसस कलेक्ट किए थे पूरे इंडिया के, अब मुझे क्या करना है उसके अंदर सब जितने भी है लोग उन सब के डाटा है। अब मुझे क्या करना है 18 प्लस जो मेल एडल्ट है उनके ऊपर कोई रिसर्च करनी है, तो मैं सारे की सारी जो उनके डाटा वो कलेक्ट उन्होंने जो किए वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी बजाय मुझे क्या करना होगा, उनमें से एडिट करके सेलेक्ट करने होंगे और जो मेरे काम के वो डाटा ही मैं इस्तेमाल करूँगा। समझ पा रहे हैं बात? सिंपल सा है और एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस जो वो पूछे जाए। क्लियर है? और एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद में इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले पढ़ेंगे एडिट ऑफ प्राइमरी डाटा, कि प्राइमरी डाटा जो है उनको हम किस तरीके से एडिट करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। फिर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन वगैरह। उसके बाद में स्टैटिस्टिकल एरर और टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर, स्टेट्स के जो एरर है वो किस तरीके से होते हैं, मेजरमेंट ऑफ एरर और एस्टिमेशन ऑफ एरर, और एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा, जो सेकेंडरी डाटा उनको हम किस तरीके से एडिट करते हैं। एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डाटा, जो प्राइमरी डाटा हमने कलेक्ट किए, अब सब समझिएगा, प्राइमरी डाटा मैंने मेरी ज़रूरत के हिसाब से कलेक्ट किए सर, फिर एडिट करने की ज़रूरत क्यों? यहाँ एडिट का मतलब थोड़ा सा अलग है कि भाई मैं एक बार चेक तो करूँगा कि जो मैंने डाटा कलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर मैं आगे पूरी की पूरी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करूँगा, क्या वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्या वो मेरे लिए रिलायबल है या नहीं है, भरोसे लायक है या नहीं है। सर क्यों? तो उसके अंदर कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें चेक करते हैं, जैसे एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी। मैं चेक करना चाहूँगा कि क्या जो डाटा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट है या नहीं है का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चनर के जरिए डाटा कलेक्ट किए। अब क्वेश्चनर के अंदर मैंने क्या किए थे, क्रॉस क्वेश्चन डाले थे। मतलब अगर जैसे सेकंड क्वेश्चन में यस आ रहा है तो उसका फोर्थ में नो आना चाहिए, या फिर सेकंड के अंदर नो आ रहा है तो फोर्थ के अंदर यस आना चाहिए। इस तरीके के मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए थे। वैसे क्वेश्चन ईयर में हमने पढ़ा भी था कि इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम नहीं करने चाहिए जिसके अंदर आदमी आंख बंद करके टिक करे तो भी सही हो, कुछ क्रॉस क्वेश्चन होने चाहिए ताकि हम बाद में चेक कर सकें। तो सेकंड के अंदर हमने जो है वो इस तरीके का कोई क्वेश्चन जो वो जैसे पढ़ा हुआ है या अनपढ़, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है वो ग्रेजुएशन और बिना ग्रेजुएशन का क्वेश्चन जो वो पूछा है कि ग्रेजुएशन की या नहीं किया, तो अनपढ़ है उसका फोर्थ के अंदर सीधी सी बात है नहीं होना चाहिए कि वो ग्रेजुएशन और नॉन ग्रेजुएशन में से जो है वो नॉन ग्रेजुएशन पहले लिखा है तो उसी साइड में जाना चाहिए, और वहाँ पर अगर पढ़ा लिखा है तो ही वो ग्रेजुएशन साइड में जा सके। समझ पा रहे हैं बात? तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो वो हमने फ्रेम किए,
तो इन क्वेश्चन को आप चेक करके आप पता कर सकते हैं कंसिस्टेंसी है या नहीं है। मतलब अगर सेकंड के अंदर यस है और फोर्थ के अंदर नो आना चाहिए, तो क्या इसी तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर इसी तरीके का आंसर आ रहे हैं तो मतलब आपके डाटा जो आपने कलेक्ट किए वो कंसिस्टेंट है। एडिटिंग फॉर होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब एक रूपता, जो डाटा आपने कलेक्ट किए हैं वो क्या एक ही तरीके के डाटा है या नहीं है। मान लीजिए कुछ डाटा है जो है वो कैलेंडर ईयर के हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के हैं, और कुछ डाटा जो है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के हैं। तो ये डाटा आपस में कंपैरिजन करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये डाटा जो वो एक रूप नहीं है। समझ पा रहे बात। एक के डाटा जो है वो आप इस तरीके से ले रहे हैं जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के, और दूसरे के 1 अप्रैल से 31 मार्च के, तो ये एक रूप डाटा में नहीं है। तो आप क्या कीजिए, उनकी होमोजेनिटी क्रिएट कीजिए। मतलब कि अगर ऐसा है कुछ तो उसको बराबर लाइए, या तो सबका कैलेंडर ईयर के डाटा कलेक्ट कीजिए या सबके फाइनेंशियल ईयर के डाटा कलेक्ट कीजिए। एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस, चेक कीजिए कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया वो कंप्लीटनेस है या नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चनियर से ही हमने किया था, तो चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ क्वेश्चन के आंसर जो क्वेश्चन के आंसर अनरिप्लाइड है या आधे अधूरे हैं। एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी, अब एक्यूरेसी के लिए चेक करना कि जो डाटा हमने कलेक्ट किए हैं वो सही है या नहीं है। अब हमने किसी से पूछा है कि आपकी इनकम बताइए, वो कह रहा है कि 5,10,000 मेरी सालाना इनकम है। अब ये सही है या नहीं है, ये चेक करना सबसे मुश्किल है। सबसे पहली बात तो कि कैसे चेक करेंगे, वही वो कह रहा है जो सही है या नहीं है 5 लाख। कंसिस्टेंसी क्रॉस क्वेश्चन से चेक कर लिया। होमोजेनिटी अगर नहीं है तो होमोजेनिटी हम आराम से लेके आ सकते हैं। कंप्लीटनेस नहीं है तो अनरिप्लाइड आंसर वालों का कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक्यूरेसी को चेक करना कि एक्यूरेट है या नहीं, ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट जो टास्क होता है। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो उन्होंने आंसर दिए हैं क्या वो उन्होंने आंसर एक्यूरेट दिए या नहीं, कहीं वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। ये सबसे डिफिकल्ट होता है। किस तरीके से होता है उसको इन्वेस्टिगेटर पे है, उसे कुछ न कुछ दिमाग लगा के जुगाड़ करना होगा। जैसे इनकम के बारे में जानना है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न चेक कर सकता है। इस तरीके से कुछ न कुछ जुगाड़ बिठा सकते हैं। अब फिर क्या होता है अप्रोक्सीमेशन। अब यहाँ पर समझिएगा, कई बार हमें क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू की जगह हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो लेंगे। देखिए अप्रोक्सीमेशन इज द प्रोसेस of expressing actual or complex figure in the form of approximated simple figure on the basis of local standard। समझिएगा अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी, मान लीजिए कि किसी ने कहा कि 140 करोड़ 25,07,35। अब ये जो है ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद करना, इनके ऊपर कैलकुलेशन बिठाना, सब कुछ जो मुश्किल होता है। तो मान लीजिए 140 करोड़ और 70 लाख है, तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि 141 करोड़ है, या फिर हमने कहा 140.7 करोड़ है। तो ये क्या है अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स फिगर है उसको हम क्या कर रहे हैं सिंपल फॉर्म में लेके आ रहे हैं। इससे हमें क्या होगा, हमारी पहली बात तो आगे कैलकुलेशन वगैरह करनी आसानी से होगी। अगर हमें वो समझना है आसानी से समझ पाएंगे, कंपैरिजन करना है तो हम आसानी से करेंगे। 140 करोड़ 70 लाख इस तरीके से पूरा लिखा है, और एक लिखा हुआ है 140.7 और एक जगह लिखा है 150.6। तो इनका कंपैरिजन आसान होगा, क्योंकि छोटी डिजिट के ऊपर आप आसानी से कंपैरिजन देखते से आसानी से समझ जाता है। मेरिट्स क्या हो जाता है, इजी टू रिमेंबर। अगर आपसे पूछा जाए भारत की जनसंख्या 140.7 करोड़, आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक 140 करोड़ 70 लाख 735, ये याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कंपैरिजन आसानी से हो सकता है और इजी कैलकुलेशन 140.7 पे आप आसानी से कैलकुलेशन जो वो कर सकते हैं। मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, हम अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, सिंपल से तरीके हैं, एक बार देख लीजिएगा। बाकी ज़्यादा इससे क्वेश्चंस जो वो नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन बाय एडिंग सम फिगर, इसके अंदर क्या करते हैं, हम जो भी लास्ट डिजिट होते हैं उसको जो है वो उसमें कुछ ऐड करके नई डिजिट बनाते हैं। जैसे 25,68,128.7 है, तो हमने क्या किया 0.7 है, 0.5 से ऊपर वालों को हमने क्या किया आगे वाले में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने क्या किया 129 कर दिया। अब इसका अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे, 129 को कैसे कर देंगे, 25 से ऊपर है तो हम इसको क्या कर देंगे 30 कर देंगे। अब ये 30 है, यहाँ पर समझिएगा एडिंग सम फिगर है। अब ऊपर चाहे 101 भी आएगा ना तो उसको हम क्या करेंगे 200 करेंगे, या फिर 11 आएगा तो उसको क्या करेंगे 20 करेंगे, 1 आएगा तो उसको क्या करेंगे 10 करेंगे, मतलब उससे नेक्स्ट वाली ही करेंगे। क्या है अप्रोक्सीमेशन बाय एडिंग सम फिगर।
तो 130 को हम क्या कर देंगे 200 कर देंगे। अगर यहाँ पर पूछे तो यहाँ पर क्या कर देंगे फिर 25 68 की जगह कितना कर देंगे 69,000। 200 को हम क्या कर देंगे 1000 में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। ये 69 को फिर इस तरीके से आगे करते रहेंगे। क्या है इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इजी है लेकिन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव क्यों है, क्योंकि कम्युलेट होगा और हमेशा पॉजिटिव साइड के अंदर एरर जो वो बढ़ता जाएगा, मतलब हमेशा वैल्यू जो वो ज़्यादा दिखेगी। देखो 128.7 को 29 कर दिया, 29 को फिर आपने 30 कर दिया, 30 को फिर सीधा 200 कर दिया। हर बार ही आप बढ़ाएंगे तो आपका एरर जो भी होगा, जो भी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी, जो भी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आप टोटल करोगे वो क्या होती जाएगी, कम्युलेट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और वो पॉजिटिव साइड के अंदर होगी। अब इसका जस्ट ऑपोजिट बाय डिस्क्रेडिंग फिगर्स, उसमें क्या करेंगे, जैसे 128.6 तो 0.6 को हटा देंगे, 128 है, 128 को फिर क्या कर देंगे 120 कर देंगे, फिर 120 को क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यहाँ पर 100 से फिर क्या कर देंगे 68,000 कर देंगे, ये 100 हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कम करेंगे, ये भी वैसा का वैसा है। ऑलवेज यहाँ पर जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन ओरिजिनल, और कम्युलेटिव होगा, लेकिन ये किस साइड में होगा, नेगेटिव साइड में होगा। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, अप्रोक्सीमेशन टू नियरेस्ट होल नंबर, जो कि नॉर्मली हम आम जीवन में करते हैं कि भाई अगर 50% से ज़्यादा है तो नेक्स्ट पे चले जाइए, 50% से कम है तो नीचे की साइड में आ जाइए। जैसे 128.7 है, 0.7 मतलब 0.5 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है तो हम क्या कर देंगे उसको नेक्स्ट डिजिट में लेके चले जाएंगे, इसको कितना कर देंगे 129। क्लियर है। 129 29 जो है 25 से ज़्यादा है, इस वजह से इसको क्या कर देंगे 30 कर देंगे। 30 क्योंकि 50 से ज़्यादा है। सर ऐसा क्यों, 30 को 50 से क्यों देख रहे हो, अगर दो डिजिट का अप्रोक्सीमेशन देखोगे तो 50 से देखोगे, एक डिजिट का देखोगे तो 5 से देखोगे, पॉइंट के आगे जो है वो एक डिजिट देख रहे हो, दो डिजिट देख रहे हो, जो भी आपका जिस तरीके का है। तो एक डिजिट देखोगे तो लास्ट 5 से ज़्यादा है या नहीं है वो देखोगे, 2 डिजिट देख रहे हो तो 50 से ज़्यादा है या नहीं है, 3 डिजिट देख रहे हो तो 500 से ज़्यादा है या नहीं है। तो यहाँ पर 30 है, 50 से जो है वो कम है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे और 100 कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पर 3 डिजिट देख रहे हैं तो देखेंगे 500 से ऊपर है या 500 से नीचे। अगर 500 से नीचे तो हम क्या कर देंगे, इसको पीछे की साइड में कर देंगे, तो हम कितना कर देंगे 25,68,000। क्लियर। यहीं पर अगर 25,68,000 मान लीजिए 25,68,600 होता तो हम क्या कर लेते 25,69,000। समझ पा रहे बात। अगर 500 से ज़्यादा है तो हम नेक्स्ट डिजिट पे लेके चले जाते। इवन डिफिट रूल ये वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और ना कभी पूछा गया, लेकिन है किताबों में लिखा जाता है, इस वजह से मैं बता देता हूँ, कुछ भी खास नहीं है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे 124.85 है, सबसे पहले तो लास्ट में 5 होता है, उसी में ये लगता है। और अगर यहाँ पर कोई वैल्यू जिसमें 2 का भाग जाता है, पूरा का पूरा 2 से डिवाइड होता है, तब तो हम क्या करते हैं वही वैल्यू लिख देते हैं 124.8। क्लियर है। और अगर जैसे 124.35 है, लास्ट 5 होना चाहिए, और अगर उससे पहले वाली जो वो ऑड वैल्यू है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो उस केस के अंदर हम क्या कर देंगे, उसको आगे वाली वैल्यू ले लेंगे, तो हम क्या कर देंगे 124.4 कर देंगे। क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन ये काम का नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहीं पर लिखा है। तो अप्रोक्सीमेशन के 3 तरीके, एक तो ऐड करो, एक लेस करो, और एक नियरेस्ट होल नंबर पे लेके आओ। ऐड वाले में क्या होंगे, हमेशा वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए कम्युलेट होके वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर डिस्क्राइड करोगे तो कम्युलेट होगे नेगेटिव साइड में जाएगा, और कम्युलेट होके हमेशा वैल्यू कम होगी। और नियरेस्ट होल नंबर पे लेके जाओगे तो ऊपर और नीचे की साइड में, दोनों साइड में। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद में इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एक बार समझ लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं हो। स्टैटिस्टिकल एरर समझिएगा, इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। अब समझिए स्टैटिस्टिकल एरर क्या है, या यूं समझिए कि स्टेट्स का काम क्या है। क्या स्टेट्स एक्चुअल डाटा कैलकुलेट करता है क्या? नहीं, वो मैथ्स कैलकुलेट करता है। 2 + 2 4 बताएगा तो मैथ्स बताएगा। यहाँ पर स्टेट्स जैसे उसने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है 8, इसका मतलब क्या है, जैसे उसका मीन जो है वो मान लीजिए 20 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 8 कैलकुलेट किया, इसका मतलब क्या है 20 से प्लस साइड में 8 जा सकता है और माइनस साइड में 8 जा सकता है, मतलब 20 से 28 और इधर 8 मतलब कि 12 से 28 के बीच में होगा। हमने कहा कि
खाओ मम्मी कसम इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। तो स्टेट्स कहेगा आप मैथ्स के पास जाइए, ये स्टेट्स है। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा कि हम अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। हमने कहा मतलब, उन्होंने कहा कि इससे ऊपर नीचे भी जा सकता है, ज़्यादातर जो है वो अप्रोक्सीमेटली इसी के बीच में रहेगा। समझ पा रहे बात? तो ये यहाँ पर क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है। अब भाई ज्योतिष जो वो अच्छा कौन है, जो कहे कि ये होगा और वो हो जाए। तो स्टेट्स अच्छी कौन सी, जो कहे और वो हो जाए। अगर जो कहे और वो ना हो तो उसमें गलती है। भाई ज्योतिष ने कहा कि आपको आगे वाले 6 महीने में आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, और 6 महीने बाद आपका अच्छा खासा कर्ज ही बढ़ा, तो उस केस के अंदर वो ज्योतिष से ही नहीं है। वैसे वैसे स्टेट्स ने कहा कि यहाँ से यहाँ के बीच में वैल्यू रहेगी और वैल्यू उसके अंदर रह जाए, तो हम कहेंगे वाह 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 क्या बात है स्टेट्स तुम्हारी, बहुत शानदार जबरदस्त। और जो उसने वैल्यू कही उससे अलग वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे कि यार क्या बात है, ये कोई बात है। समझ पा रहे बात? तो स्टैटिस्टिकल एरर क्या है, यहाँ पर हमने जो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट हुई और जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू थी, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उससे हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल एरर की। भाई ये स्टेट्स का एरर है। सोर्स ऑफ एरर, स्टेट्स के अंदर जो हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की और एक्चुअल में जो वैल्यू है उसके अंदर फर्क आने का कारण क्या होता है। तो जो अकाउंटिंग का स्टेट्स का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं गलती की होगी। कहाँ गलती की होगी, एरर ऑफ ओरिजिन, या तो हमने डाटा गलत कलेक्ट कर लिए होंगे, या इन एडुकेसी, बहुत छोटा स्मॉल सैंपल साइज जो वो बहुत कम रख दिया। जैसे 2000 स्टूडेंट पे स्टडी करके उनकी एवरेज इनकम बतानी थी, हमने सिर्फ 10 स्टूडेंट पे पूछ के बता दी, तो वो गलत हो सकता है। या मैनिपुलेशन, अगर हमने जैसे इम्प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है, गलत तरीके से अप्रोक्सीमेट कर लिया, गलत तरीके से कैलकुलेशन कर ली, या फिर इंटरप्रिटेशन, वो कह कुछ और रहा था, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सही किया था, लेकिन हमने उसको गलत तरीके से समझ लिया। भाई अल्टीमेटली तो यही बात है ना कि भाई इंटरप्रिटेशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो जैसे मैं आपको डांट दूंगी, पढ़ नहीं रहे हो बेवकूफ़ हो तुम लोग, अगर इस तरीके से करोगे तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा, तुम्हें ये चीज़ें समझनी चाहिए। अब इसको इंटरप्रेट करने के दो तरीके, एक तो क्या कह दे, एक तो स्टूडेंट जो है वो कह दे कि आप कौन होते हैं बताने वाले हमें कि हमारे जीवन किस तरीके से चलाना, किस तरीके से नहीं चलाना, ये हमारी इच्छा है कि हम किस तरीके से चलाएं वगैरह वगैरह सब कुछ। और दूसरा क्या, दूसरा ये भी सोच सकता है कि यार आगे वाला जो है वो हमें कह रहा है हमारा जीवन तो थोड़े टाइम के लिए आपस में पटरियाँ मिल रही है, अल्टीमेटली सर का जीवन इधर जाएगा तो मेरा जीवन इधर जाएगा, हम दोनों तो अलग अलग रहेंगे, फिर ये मेरे को क्यों कह रहे हैं। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि भाई जीवन के अंदर मैं भी प्रगति करूं, उसके लिए मुझे समझाने की कोशिश करें। तो इंटरप्रिटेशन तो दोनों लिए जा सकते हैं, समझ पा रहे बात? तो सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह सही होने के बाद भी इंटरप्रिटेशन में भी गलती हो सकती है। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर, दो तरीके के एरर है, बायस्ड एरर और अनबायस्ड एरर। बायस्ड मतलब पक्षपात के कारण जो भी एरर आया, और अनबायस्ड मतलब कि अदर देन बायस्ड है, कुछ और कारण से हमारा कोई पक्षपात नहीं था, हमने कोई इस तरीके से भेदभाव के हिसाब से ना डाटा कलेक्ट किए थे, ना सैंपल कलेक्ट किए थे, ना उसका इंटरप्रिटेशन किया, सब सही किया था, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन में गलती हो गई। समझ पा रहे बात? कुछ इस तरीके के मिसमैच हो गए, कुछ और एरर हो गए, तो वो अनबायस्ड में आ जाएंगे। बायस्ड एरर क्या होते हैं, कॉज ऑफ बायस्ड एरर क्या होते हैं? बायस्ड ऑफ इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसके उसकी बायसनेस हो सकती है। भाई फॉर एग्जांपल, जैसे हर आदमी की विचारधारा जो है वो आप मानते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, कोर्स जैसे कोई भी स्टूडेंट परचेज करता है तो उस केस के अंदर अलग अलग रिएक्शन आते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार रिएक्शन ये आता है कि सर इतनी नॉमिनल फीस के अंदर आपने क्लासेस दे दी, नोट्स दे दिए, एमसीक्यू दे दिए, रिवीजन क्लासेस दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम ये करेंगे और अच्छे से करेंगे, मैं मेरा पूरा 100% कोशिश करूँगा, आप भी अपना 100% कोशिश कर रहे हैं तो मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। एक ये तरीका होता है। एक क्या कहेगा, दूसरा ये हो सकता है कि वो ये भी कह दें कि सर इतनी सारी क्लासेस दे दी, एमसीक्यू दे दिए, ये सब दे दिया, ये सब कुछ चीज़ें हैं, अब इतना मैं कब कवर करूँगा, कितना ऐसे कवर थोड़ी होगा, और ये सब तो मेरे साथ गलत हो गया, अब मैं जो है ये किस तरीके से करूँगा। तो हालांकि ऐसे आएंगे कम, आते कम है, 100 में से जैसे एक आध भी आएगा, लेकिन आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो वैसा वैसा इन्फॉर्मेंट जिससे अपन क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन जो क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप कई बार देखते हैं ना कुछ लोग जो होते हैं वो
बाय नेचर ही खड़ूस होते हैं और कुछ लोग बाय नेचर ही जिंदा दिल होते हैं। तो एक तो जो होता है वो कहता है कि जो भी भगवान ने दिया बहुत अच्छा दिया, अगर मुझे बढ़िया शरीर दिया, मुझे किसी तरीके से कोई शरीर में खराबी नहीं दी, तो मैं उसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा दिमाग सही दिया उसके लिए मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो भी चीज़ दी उसको, जैसे पेरेंट्स दिए उनके लिए धन्यवाद। एक तो ये इस तरीके का नेचर होता है। एक कहता है कि यार क्या दिया मुझे, कुछ भी तो नहीं दिया, सब कुछ खराब ही खराब दिया। तो वो अलग अलग विचारधारा होती है। वैसा अगर हम क्वेश्चन किससे कलेक्ट कर रहे हैं, तो जिससे कलेक्ट कर रहे हैं अगर वो बायस्ड है तो इन्फॉर्मेशन भी कैसी मिलेगी, बायस्ड मिलेगी। या फिर एनुमरेटर खुद बायस्ड हो सकता है तो भी बायस्ड एरर आ जाएगा। या फिर डिफेक्टिव मेजरमेंट, हमने मेजरमेंट ही गलत कर दिया, मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, हमने 99 सेंटीमीटर का मान के कर लिया। या डिफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ सैंपल, या डिफेक्टिव इंटरप्रिटेशन, हमने गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया। अनबायस्ड एरर जो बायस्ड के अलावा अराइज ड्यू टू एनी रीजन अदर देन बायसनेस, बोथ डायरेक्शनल और कॉम्पनसेटिंग एरर। समझिएगा, बायस्ड एरर जो वो क्या होता है, कम्युलेटिव नेचर की होती है। कम्युलेटिव एरर, कम्युलेटिव क्यों? जैसे एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव का बंदा होगा तो उससे एक क्वेश्चन पूछोगे तो वो नेगेटिव आंसर देगा, दूसरा पूछोगे और नेगेटिव देगा, तीसरा पूछोगे और नेगेटिव देगा, चौथा पूछोगे और नेगेटिव दोगे। अल्टीमेटली वो और ज़्यादा बहुत नेगेटिव अप्रोच बता देगा। या फिर वो पॉजिटिव साइड का है तो पहले एक आंसर पूछोगे तो पॉजिटिव देगा, दूसरे का पॉजिटिव देगा, तीसरे का पॉजिटिव देगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बहुत सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कम्युलेटिव नेचर। अगर इन्फॉर्मेंट एक विचारधारा का है तो वो उसी तरीके आंसर देगा और अल्टीमेटली एरर जो उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जबकि अनबायस्ड जो वो आपकी कैलकुलेशन या किसी में जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गए इस तरीके के, तो कुछ प्लस में जाएगी तो कुछ माइनस में जाएगी, अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, आपस में कंपनसेट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एरर देखिएगा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव हमेशा के लिए समझ लीजिएगा। एब्सोल्यूट जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू होती है। ये क्या होती है, और ये क्या होती है, फॉर कंपैरिजन होती है। ध्यान समझिए, एब्सोल्यूट अगर कभी भी वर्ड यूज होता है, जैसे कि आपको कहा गया कि जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू एब्सोल्यूट मेजर है और IRR जो है वो रिलेटिव मेजर है। तो उसका मतलब समझिए, एब्सोल्यूट मेजर क्या, वो बताएगा कि जैसे 1 लाख रुपए लगाओगे तो 7,000 रुपये का फायदा होगा। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट मेजर कि एग्जैक्ट बताएगा कितना फायदा कितना नुकसान। दूसरा IRR क्या कहेगा कि आपको 7% फायदा होगा। समझ पा रहे बात, कितना क्या बताएगा, 7% फायदा होगा। तो अब 7% किस पे लगाओगे, अब वो अलग अलग सिचुएशन है। समझ पा रहे बात। अब दोनों में फर्क क्या होगा, जो एब्सोल्यूट मेजर है ना उसको आप कंपैरिजन में नहीं ले सकते। जैसे एक प्रोजेक्ट है जो 1 लाख में 7,000 कमा के दे रहा है, एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो 2 लाख के अंदर या फिर 1.5 लाख के अंदर 9,000 कमा के दे रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 9,000 वाला ज़्यादा अच्छा है। रीजन क्या है, क्योंकि वो 9,000 1.5 लाख पे कमा के दे रहा है और ये 7,000 1 लाख पे कमा के दे रहा है, तो इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर एक प्रोजेक्ट 7% कमा के दे रहा है, एक प्रोजेक्ट 8% कमा के दे रहा है, आप 8% वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिलेटिव जब मेजर कैलकुलेट किए जाते हैं तो वो किस लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, आपके कंपैरिजन के लिए। परसेंटेज जैसे क्या है, एक रिलेटिव मेजर है। मेरे 600 नंबर आए, मेरे ब्रदर के 500 नंबर आए, तो क्या ऐसा किया जाए कि मुझे शाबाशी दे और मेरे ब्रदर को पीटी दिया जाए? हो सकता है उनका 600 जो है वो 600 में से आए और मेरे जो 800 है वो टोटल 1800 में से आए हों। समझ पा रहे बात, तो ऐसा भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट मेजर जो है वो कंपैरेटिव नहीं होते। अब कंपैरिजन करना है तो मुझे क्या करो, इनके भी परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, मेरे भी परसेंटेज कैलकुलेट कर लो कि अगर 100 का टेस्ट होता तो इनके कितने आते, मेरे कितने आते। इनके 100 का टेस्ट होता तो 100% आते, मेरा 100 का टेस्ट होता तो यही कोई 45-47% आते। तो परसेंटेज देखो, फिर अगर पेरेंट्स परसेंटेज देखें हम दोनों के, और फिर वो जिसको भी पिटें वो सही तरीके से पिटेंगे। तो ये रिलेटिव मेजर होता है। अब एब्सोल्यूट एरर है क्या, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल एरर और
जैसे हमने कहा था कि हमने एस्टिमेट किया था कि कितना आएगा, एस्टिमेट वैल्यू की थी हमने कि 2600 रुपये आएगा, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2500। तो एरर कितना हो जाएगा, 100 का एरर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2500 है और एस्टिमेटेड कितनी है 2600। तो हमने क्या किया, माइनस का 100 कि हमने 100 एस्टिमेट ज़्यादा कर लिया। समझ पा रहे हो बात, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। यहीं पर रिलेटिव जो है, अब इसमें क्या होती है दिक्कत, जैसे एक ये हो गया, जैसे इसमें कैलकुलेट किया आपने, एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड आपका कितना आया प्लस का 100, इधर कितना आया 5100 माइनस 5000 प्लस का 100, इधर कितना आया 10,100 और 10,000 प्लस 100, दोनों तीनों जगह 100 आया है। लेकिन ये जो है 100 का एरर, ये 100 का एरर और ये 100 का एरर, क्या इन सब का मैग्नीट्यूड बराबर है क्या, नहीं। समझिएगा, एक तो आपने 10 रुपये में से 1 रुपया खो दिया, एक 100 रुपये में से 1 रुपया खो दिया, एक 1000 में से 1 रुपया खो दिया, और क्या एक 1 लाख रुपए में से 1 रुपया खो दिया, क्या सबकी इंपॉर्टेंस बराबर होगी क्या, नहीं। जिसके पास 10 रुपये और उसमें से 1 रुपया खो दिया तो वो अच्छा खासा रोएगा, जिसके पास 100 रुपये थे और उसमें से 1 रुपया खो दिया तो वो थोड़ा कम रोएगा, 1000 रुपये थे और उसमें से 1 रुपया खोएगा तो वो और कम रोएगा, जिसके पास 1 लाख थे और उसमें से 1 रुपया खो दिया तो हो सकता है वो ध्यान भी ना दे। समझ पा रहे बात। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये 100 का एरर जो है वो हुआ, एरर कितने का हुआ 100 का हुआ, लेकिन ये 100 का एरर हुआ कितने पे 2500 पे, ये 100 का एरर कितने पे हुआ 5000 पे, और ये 100 का एरर कितने पे हुआ 10,000 पे। तो ये कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2500 0.04, 100 डिवाइडेड बाई 5000 0.02, 100 डिवाइडेड बाय 10,000 0.01। तो आप कहोगे कि यहाँ पर एरर ज़्यादा था, यहाँ एरर ज़्यादा था, यहाँ एरर इससे कम था और यहाँ एरर बिल्कुल कम था। समझ पा रहे बात। तो यहाँ पर आप इस वजह से रिलेटिव एरर करते हो। परसेंटेज एरर कुछ भी नहीं है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर आ जाएगा। पॉजिटिव एरर क्या होगा, अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू, समझिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है, एक्चुअल जो है वो कितना है 2600 और एस्टिमेटेड कितना है 2500, तो आपका एरर कैसा आया प्लस में आया, तो ये क्या है पॉजिटिव। तो जब आपका एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा हो एस्टिमेटेड से तो एरर कैसा होगा पॉजिटिव एरर, और जब आपके एक्चुअल वैल्यू जो वो कम हो, जैसे यहीं पर एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए आपकी 4900 थी और एस्टिमेटेड वैल्यू आपकी 5000 थी, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते ए माइनस ई, एक्चुअल वैल्यू 4900 माइनस 5000 विच कम माइनस 100, तो ये नेगेटिव एरर होता है। पॉसिबल एरर क्या होता है, पॉसिबल एरर मतलब कि कितना एरर हो सकता है, जैसे कि हमने जो है वो एक्चुअल वैल्यू जैसे मान लीजिए आप क्या आ रही है 5000, अब हमने कहा कि प्लस माइनस 100 हो सकता है कि भाई ऊपर 5100 तक जा सकता है, नीचे 4900 तक जा सकता है, तो ये क्या है पॉसिबल एरर कि कितने तक हो सकता है, जब हम मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिसाइड करते हैं वो हो जाएगा। एस्टिमेशन ऑफ एरर एक बार फॉर्मूले देख लीजिएगा, बाकी बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, एक बार आप लिख दीजिएगा देख लीजिएगा, बाकी बहुत न के बराबर पूछे जाते हैं, ये आप मान के चलिए। अभी तक मैंने कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें पूछा गया, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, ये कुछ लोगों ने फॉर्मूले दिए थे किस तरीके से होता है। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम। एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा एक बार ही देखिएगा, बाकी बहुत रेयरेस्ट पूछा जाता है। अब है लिखे हैं और स्टेट्स में किसी ने फॉर्मूले बनाए हैं, अब डॉक्टर बाउले ने बनाए हैं, तो वो आपको एक बार देख लेने चाहिए, बाकी इतना याद करने की इनको जरूरत है नहीं, क्योंकि याद करने के लिए बहुत फॉर्मूले अभी आने बाकी है। क्लियर। सेकेंडरी डाटा को एडिट करोगे तो कैसे करोगे, सेकेंडरी डाटा को एडिट करते वक्त आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चेक करिए कि सेकेंडरी डाटा के सोर्स क्या है, मतलब कि उन्होंने एक्चुअल में डाटा कलेक्ट कहाँ से की है। भाई मुझे क्या करना है, मान लीजिए किसी और के डाटा जो है वो किसी न्यूज़पेपर ने जो डाटा कलेक्ट किया मैं उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। क्लियर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सोर्स देखना होगा कि जो अखबार है वो कैसा है,
ऑथेंटिक है या नहीं है, किस तरीके से उसने डाटा कलेक्ट किए थे, पीरियड ऑफ कलेक्शन, उसने डाटा कब कलेक्ट किए थे। एक बार ऐसा हुआ था कि जो संदीप सर के बीकॉम का एग्ज़ाम था, तो कोई सब्जेक्ट था शायद ऐसा ही कुछ जो अलग सा ही था, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यार बुक लेके आ जाते हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले, जो कि बीकॉम में नॉर्मली हर कोई लेके आता है। तो एक दिन पहले वो बुक लेने गए, वहाँ से लेके आ गए। फिर पता चला एग्ज़ाम जो है वो देने गए, तब सॉरी एग्ज़ाम क्या, बुक लेके आके जब पढ़ने लगे तब पता चला कि वो जो बुक है वो 1981 का एडिशन है। तो क्या वो बुक अभी काम की, और वो भी टैक्स सब्जेक्ट की थी शायद। तो 1981 का टैक्स का सिस्टम जो है वो 2018 के एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है क्या? नहीं। तो पीरियड ऑफ कलेक्शन, जब जो ओरिजिनल जिन्होंने डाटा कलेक्ट किए हैं उन्होंने डाटा कब कलेक्ट किए हैं, नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ओरिजिनल इंक्वायरी, उन्होंने किस वजह से, किस कारण से, उनका पर्पज क्या था जब वो इंक्वायरी कर रहे थे या डाटा कलेक्ट कर रहे थे। पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कितने टाइम तक पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कहीं ऐसा भाई जैसे 2000 स्टूडेंट पे स्टडी करनी थी, उन्होंने स्टडी शुरू की कि दूसरे दिन रिपोर्ट सबमिट करनी थी, उस दिन रात को 1 बजे उन्होंने शुरू किया इन्वेस्टिगेशन और 1:30 बजे तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं। समझ पा रहे हो कितना टाइम उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में लगाया। एबिलिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड एनुमरेटर, जो इन्वेस्टिगेटर है वो कितना स्किलफुल है, क्या वो करने लायक है या नहीं, क्या वो समझदार है या नहीं, क्या वो ऑनेस्ट है या नहीं है, ये चीज़ें चेक कर लीजिए। परपोज लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड वेरीफाइंग, आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए, क्या वो एक्यूरेसी जो वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको वेरीफाई कीजिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किस तरीके से मेजर किया। कंपेयरिंग द डाटा, कंपेयरिंग एंड डाटा कलेक्शन किस तरीके से हुआ है, वो सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। तो ये आपका ओवरऑल था। ये फॉर्मूले एक बार देख लीजिएगा, बाकी फॉर्मूले अभी तक पूछे नहीं गए हैं कहीं पे भी। ये सारा आपका जो था वो एडिट ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर। आपको किस तरीके का लग रहा है कंटेंट, वो ज़रूर बताएं। 1-2 स्टूडेंट ही कमेंट करते हैं, ऐसा ना करें भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता है कि आप हमें वापस फीडबैक ज़रूर दें कि सर इसके अंदर ये चीज़ है या फिर ये चीज़ और इम्प्रूव की जा सकती है, तो वो भी बताएं ताकि हम उसको भी करेंगे। समझ पा रहे बात? नहीं तो लर्निंग एक साइड में हो रही है, आप सीख रहे हैं, मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ। तो आप जो फीडबैक देंगे तो उससे हो सकता है मैं भी कुछ सीखूँ, हो सकता है मुझे भी कुछ फ़ायदा मिले। क्लियर? और फीडबैक अल्टीमेटली मुझे मोटिवेट तो करेगा ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।